बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर साल में बहुत कम बारिश होती है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जैसलमेर के अलावा, जैसलमेर और इसके अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत कम बारिश होती है। तो ये बारिश का मैटर क्या है कि कम होती है कि ज़्यादा होती है, क्या मैटर है बारिश का? जैसे पूरा भारत है तो यहाँ एक सी बारिश होती है, अलग अलग बारिश होती है। अलग अलग बारिश का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये जो है ये भारत है, क्या है ये? भारत है। अगर आप भारत को देखो तो यहाँ होता क्या है कि ये इस तरीके से कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये रेगिस्तानी हिस्सा है, यहाँ कम बारिश होती है। ये मानिसराम चेरापूंजी तक ज़्यादा बारिश होती है, थोड़ा पठार पे और कम होती है, मैदानी क्षेत्रों में और ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर भारत की स्थिति क्या है कि कहीं पे बारिश कैसी होती है? ज़्यादा कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। अब जहाँ बारिश सही होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ तो भैया पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होती है। तो जब वहीं की बात चल रही है, विशेषकर कौन सा राज्य है जे? राजस्थान, जहाँ पे क्या होती है? बारिश कम होती है। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जोहड़ें, ये जोहड़ें क्या होती हैं? मतलब तालाब और कुएं, तालाब की तरफ गहरा बनाए जाते हैं। यहाँ पर यह सबकी साझा, क्या मतलब है? साझा ज़रूरत थी। यहाँ पर ये सबकी कैफियत थी साझा। साझा का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया कुआं केवल तुम्हारी ज़रूरत है या तुम्हारी, वो सभी की साझा, कंबाइंड रूप में सबकी ज़रूरत है। बात समझ में आई? शब्द क्या आया? जोहड़ें, तालाब बनाए जाते थे। अच्छा, ये तालाब कैसे काम करता है? पानी को कैसे स्टोर करता है? प्रियंका कुछ अंदाज लगाना। चलो प्रियंका छोड़ो, शिवानी तुम बताओ, तालाब किस तरीके से काम करता है जब तालाब में पानी इकट्ठा करा जाता है? अभी वो मनरेगा की तरफ से बहुत ज़्यादा तालाब खुदवाए गए और वो तालाब बनवाए गए, तो कैसे काम करता है? शिवानी बताओ। देखो तालाब क्या करता है, सबसे पहले तालाब ऐसा तालाब बनता है, इसमें पानी स्टोर किया जाता है, पानी स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद पानी धीरे धीरे से रिस के ज़मीन के अंदर पहुंचता है। इससे क्या होता है? भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है। और दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्ट आप यहाँ इंजन का पाइप डाल के और पानी, क्लियर हो गया? तो पहला भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और दूसरा आवश्यकता पड़ने पे पानी आप खींच लेते हो। तो ऐसे ही क्या होती थी? बावड़ी होती थी, जोहड़ें होती थी। अब अभी भी आप YouTube पे देखो, जोहड़ तो बहुत गहरी और बहुत बड़ी सी होती है, जिसका भूमिगत जल से भी कनेक्शन था। कुएं में पानी उबाल मारा, कुएं में पानी आ गया, प्लस पाइप डाला, पानी खींच लिया। बावड़ी, सीढ़ी, और वहाँ क्या बनी थी? बावड़ी। बावड़ी क्या होती थी? बड़ी बड़ी कुएं होते थे, उनमें सीढ़ी बनी होती थी। देखें, ठीक है, बड़े कुएं का बहुत बड़ा रूप, उसके अंदर क्या बनी थी? सीढ़ी। प्रियंका को अगर मिल जाए तो मुझे उम्मीद है ये उसमें उतर के देखेगी। एक बात ध्यान रखना, कभी किसी में कुएं में उतरने की गलती मत करना, क्योंकि जो कुएं होते हैं उसके अंदर जहरीली मीथेन गैस होती है, मार्स गैस। जो भी कूड़ा कचरा सड़ता है या जो भी मतलब बंद कुएं होते हैं नीचे से, तो उसमें मीथेन गैस होती हैं और जहरीली गैसें होती हैं। अगर आप उसमें उतरोगे, बेहोश होकर वहीं मर जाओगे। अगर कुआं मिल जाए तो कभी उतरने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल अलग है। आप जा रहे हो नीचे 15 फीट नीचे, 20 फीट नीचे, और फिर सड़ी गली गैसें, तो वो आपको क्या कर सकती हैं? डेथ हो जाती है कई बार वहाँ पे। तो इसलिए कुएं में उतरने गए, अखबार में खबरें आती हैं, कुएं में पंप सेट लगाने गए, बेहोश हो गए, उसी में मर गए। और ये वो गैसें हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन खींच लेती हैं और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बावड़ी, सीढ़ी, यूके में जल स्रोत जो होते हैं उनको क्या करा जाता है? क्या कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में जल स्रोतों की पूजा करी जाती है। क्या करी जाती है? पूजा। और उन पूजा में पानी के जल स्रोत होते हैं, इनके आसपास मूर्तियाँ रख दी जाती हैं। किसके लिए? सुधार के लिए। मूर्ति रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि कोई वहाँ कूड़ा कचरा नहीं फैलाएगा और वो कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा। और जब आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो जल स्रोतों की पूजा करी जाती है और आसपास मूर्ति रख दी जाती है ताकि लोग उस एरिया को गंदा ना करें। भाई कुआँ है, अगर आसपास गंदगी होगी तो क्या होगा? वो चली जाएगी उसमें। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ये कि उत्तराखंड में उन स्थानों की पूजा करी जाती है। वो तो प्रकृति की पूजा, हर चीज़ की पूजा, क्यों? ताकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बाद देखो 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ गया और तब बावड़ियों को याद किया गया। बावड़ियों को याद किया गया और बावड़ियों को याद किया गया से याद बावड़ियों को
याद किया गया। ये बावड़ी क्या थी? बड़े बड़े कुएं। तो जब सूखा पड़ा तो बावड़ी को याद किया गया और बावड़ियों से 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया। मतलब ऐसा था बावड़ियों का कॉन्सेप्ट कि पानी बरसा तो तत्काल किसमें प्रियंका तत्काल उसमें आ गया? बावड़ी में। बावड़ी बड़े कुएं में स्टोर हो गया और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी तुमने उसे निकाल लिया। लेकिन अब इसमें भर गया कूड़ा, तो पानी कहाँ भरे? कहीं नहीं भरा। तो जब अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तब बावड़ी को याद किया। जब सफाई करवाई गई तो 200 ट्रक कूड़ा। कितना कूड़ा? ये ठीक वैसा ही है, आपके घर के पास कुआं होता है, कूड़ा डाल के कुआं तो कितना निकला? 200 ट्रक कूड़ा। अब जब 200 ट्रक कूड़ा निकला तो बारिश हुई, पानी उसमें भरा और भूमिगत जल स्तर उठा। तो ये भूमिगत जल स्तर उठना और ये पानी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे ये तालाब कुआं है, कुएं पानी है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि आपने क्या करा, कुएं में सिस्टम है कि नीचे से पानी ने उबाल मारा, कुएं में पानी आया, ये अलग कुआं होता है। ये जल स्तर को बढ़ाता नहीं है, ये क्या करता है? नीचे से पानी निकालता है। दूसरा तालाब टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, वो आप बनाते हो, उसका पानी रिस के नीचे जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तरुण भारत संघ संस्था पानी के कार्य के लिए जानी जाती है। किसके कार्य के लिए? और यहाँ पे क्या हुआ था? दड़की माई की मदद की। किसकी? दड़की माई की। एक बूढ़ी महिला थी दड़की माई, जिनको पानी को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये संस्था थी तरुण भारत संघ, इन्होंने क्या करा? इनकी मदद करी। और इनका जो काम है, जो मदद, वो राजस्थान के अलवर के अलावा कई जिलों में काम करता है। असल में कहानी है एक पंचायत अधिकारी की, जिसका नाम था राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह। इन्होंने देखा कि इस जिले में पानी की बहुत कमी है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए तो संस्था बनाई तरुण भारत संघ और अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। और करने के बाद पानी को लेकर राजस्थान में काम किया। कई पुरस्कार इन्हें मिले, रमन मैग्सेसे से पुरस्कार इन्हें मिला, विश्व के कई पुरस्कार इनकी झोली में हैं, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण पर काम किया। और इनकी संस्था का क्या नाम था? तरुण भारत संघ संस्था। शुरुआत हुई थी एक बूढ़ी दड़की माई की मदद से लेकर, और आज ये पूरे राजस्थान में फैल चुका है। ये लोगों की हेल्प कई तरीकों से करते हैं। पहले बात तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ तालाब खुदवाते हैं। क्या खुदवाते हैं? तालाब। जब बारिश होती है तो पानी उनमें भर जाता है, और जब पानी भरता है तो आसपास हरियाली और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे झाड़ झक्कड़ उगने लगते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पानी स्टोर होने लगता है, और जो नहरों का कनेक्शन उससे जोड़ देते हैं, पानी ले आते हैं। और राजस्थान को सबसे बड़ी नहर कौन सी भारत की जो सप्लाई पहुँचा रही है पानी की? इंदिरा गांधी नहर। वेरी गुड, गुड आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना बन रही थी तो भारत के बड़े से बड़े इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए। 40 डिग्री का तापमान, 40 डिग्री का तापमान, धूल भरी आंधियां, दिल्ली के इंजीनियर लौट गए। तब जो राजस्थान के राजा थे वो उन्होंने पोजीशन संभाली, और कोई मशीन काम नहीं आई, कोई काम नहीं आया। अगर कोई काम आया तो रेगिस्तान का जहाज, ऊंट और गधे। ऊंट और गधों ने हेल्प करी उस नहर को खोदने के लिए, और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी हेल्प करी, और कई मजदूरों की जान गई, कई ऊँटों की जान गई, कई गधों की जान गई। इसके बाद बनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सतलज नदी है। उस सतलज नदी के कहाँ से निकलती है? हरी के बैराज से। और इसको पानी सप्लाई कौन पहुँचाता है? भाखड़ा नागल बांध। और इसका दूसरा नाम क्या है? गोविंद सागर, जो इसको पानी की सप्लाई पहुंचाता है। क्लियर? ये है, देखो ये है हरी, कौन सी जगह है? इसको क्या कहते हैं? मानसरोवर झील। इसके पास एक जगह राकसताल। कौन सी है? इस राकसताल से नदी निकल रही है सतलज, और ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और इस नदी पर सबसे खतरनाक बांध कौन सा बना हुआ है? भाखड़ा नागल। अब भाखड़ा नागल का दूसरा नाम क्या है? गोविंद सागर। गोविंद सागर का एक छोटा सा बांध और है, हरी के बैराज। इस हरी के बैराज से नहर निकाल कर राजस्थान में पहुंचाई गई। और ये क्या? राजस्थान। ये क्या है? नहर। और ये कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है, इसके आने के बाद राजस्थान में पानी ही पानी हो गया, और पानी कमी खत्म हो गई। तो
अगर आप YouTube पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी। YouTube आपके पास, नेट आपके पास, क्या आपके पास नहीं है अगर आप सर्च करना चाहो। पर असल में बात क्या है, जब सो के उठते हो तो भावनाएं कुछ और होती हैं, सोने जाते हो तो भावनाएं कुछ और होती हैं। अगर सो के उठने से पहले और सोने के बाद तो कुछ होश ही नहीं रहेगा। सोने से पहले और उठने के बाद अगर पढ़ाई की याद आ रही है, टॉपिक की, पढ़ाई की नहीं टॉपिक की, तुम सही रास्ते पे हो। और तुम इसके अलावा कुछ और याद आ रहा है तो फिर कतई ये पढ़ाई छोड़ दो। तुम इस भाई ये बताओ, आप समझ नहीं रहे हो क्या रहा है। आपने जब हाई स्कूल करा, इंटर करा, इंटर के बाद क्या करा, बीए करा। तो बीए दो तरीके से होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। आपका जब गवर्नमेंट सीट में नंबर नहीं आया था, जैसे ही आपको प्राइवेट सीट मिली थी तभी आप समझ जाते पढ़ाई हमारे लिए नहीं है। लेकिन तुमने ज़बरदस्ती करी वहाँ पे, तुमने कहा है हमारा गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, है तो प्राइवेट स्कूल, हम करेंगे ग्रेजुएशन प्राइवेट स्कूल से। तो तुमने पहली गलती तो वहाँ कर दी। तुम्हें मौका भी दिया गया, चलो गलती सुधारो, तुमने गलती नहीं सुधारी। अगली बार तुमने बीए कंप्लीट कर लिया, अब तुमने सोचा बीएड या बीटीसी करेंगे। अब तुम्हारा मेरिट में नंबर नहीं आया या तुमसे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अब तुमने क्या करा, है गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो कि हम बीटीसी नहीं करेंगे, हम प्राइवेट से करेंगे। तुमने प्राइवेट से कर ली। अब भी तुमने अपने आप को सुधार नहीं करा, बोले होगी कैसे नहीं, हम पैसा भर देंगे। उन्होंने पैसा भरिया है तो बोले टीचिंग भी हो गई, डिग्री भी मिल गई। अब आए बेटा सीटेट में, अब भरो पैसा सीटेट में, अब भरो यूपी टेट में, कुछ नहीं हो सकता ना। तो वहाँ तुमको अलर्ट किया गया, हट जाओ। तो ये पढ़ाई एक दौड़ है जो लगातार आपको दौड़ से बाहर करती है। लेकिन आप इतने खतरनाक लोग हो कि जब दौड़ से बाहर हुए सब बाईपास मारा, बोले इधर नहीं तो इधर दौड़ेंगे, दौड़ेंगे जरूर, और बाद में कह रहे हो नौकरी नहीं मिल रही है। यही तो हो रहा है ना आपके साथ में। तो आपने पॉइंट टू पॉइंट गलतियां करी। जैसे मेरा एक दोस्त था, उससे गलती हो गई बीए में, उससे गलती हो गई इंटर में। इंटर में गलती ये हो गई कि कुछ नंबर कम आ गए तो उसका एडमिशन नहीं हुआ बरेली कॉलेज बरेली में। फिर उसने दूसरा एडमिशन लिया जेएमबी में, उसने अपना बीए कंप्लीट किया जेएमबी से। और जेएमबी से करने के बाद में अच्छे नंबर लाया, बहुत अच्छे नंबर लाया, और बहुत अच्छे नंबर लाने के बाद फिर एमए करा बरेली कॉलेज बरेली से, फिर एमए किया बरेली कॉलेज से, और इतने अच्छे नंबर लाया, इस समय उसकी पीएचडी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर वो हो जाएगा। तो उसने गलती हुई थी उस सेंटर में, लेकिन 3 साल में उन्होंने उसमें सुधार करा और आज वो पीएचडी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो गलती करो, अच्छी बात है, पर सुधार करो। तो ये वो रेस है अल्पना और रचना कि आप अगर इसमें तेज नहीं दौड़े तो ये आपको बाहर कर देंगे और फिर आप फिर आ जाओगे, और फिर आ रहा है तो कब तक दौड़ते रहोगे। एक उम्र भी तो होती है, पता लगा 40 साल के हो गए, दौड़ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत जल्दी अपने आप को बाहर करो। अब मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट जॉब केवल 3 साल देखो, अगर 3 साल में तुम्हारा हो रहा है तो ठीक, और नहीं हो रहा तो बाईपास ले लो, फिर तुरंत हट जाओ वहाँ से। क्योंकि जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हें ख्याल ही नहीं आता अपने टॉपिक का। अगर कोई सोने जा रहा है, उसे अलंकार याद आ रहे हैं तो समझ लेना वो सही रास्ते पर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अब जैसे आपका कॉन्सेप्ट था, अब वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो आज शाम को यहाँ से जाने के बाद अगर तुम्हारे मन में ये विचार आया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, मैं इसे जानूंगी, मैं इसे समझूंगी, मैं हरी के बैराज को समझूंगी, मैं भाखड़ा नागल बांध को समझूंगी, मैं जो हूँ मानसरोवर झील को समझूंगी, मैं राकसताल को समझूंगी, मैं बोखर चू हिमनद जिससे कि सिंधु नदी निकलती है उसे समझूंगी, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है उससे, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, मैं ब्रह्मपुत्र को समझूंगी। अगर ये विचार तुम्हारे मन में आ गया तो तुम सही रास्ते पे हो। और यहाँ पे जाने के बाद तुमने खाना खाया, लुढ़क गए, फिर तुमने सोने से पहले XYZ और सो गए, उड़ गए, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए माइंड लगाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई क्या हुआ था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई थी। अब आ जाओ पानी के प्रयोग। पानी के प्रयोग, पहले बर्तन में अंडे व नींबू और बाद में नमक डालने पर उतरा जाते हैं। कहने का मतलब एक बर्तन ले लिया भगोना, नमक घोलो, और नमक घोलने के बाद अंडे और नींबू डालो तो क्या होगा? उतरा जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पानी का घनत्व बढ़ जाएगा। और अगर उसमें पानी नमक नहीं है तो भाई जो लोग अंडे बनाते हैं घर पे, किसी ने बनाए तो वो नमक क्यों डाल देते हैं? ताकि वो तली पर टकराए ना ऊपर आए। क्या पता था आपको पहले ये कॉन्सेप्ट? ये ऐसे डाल देती थी आप नमक? डालती हैं नमक, नहीं डालते? अच्छा, ये नहीं पता क्यों डालते हैं, वो अब समझ लो। हाँ, तो उसका लॉजिक समझ लो, क्या लॉजिक है।
उसका लॉजिक ये है कि जब आप नमक डालते हो तो पानी घना तो बढ़ जाता है, और जब बॉयल की प्रक्रिया होती है तो अंडा बार बार तली पर टकराता है, ऊपर आता है, तो उबलने के प्रोसेस में जैसे ही उसका कवच टूटता है अंडा बेकार हो जाता है। लेकिन जब आप नमक डाल देते हो पानी घना तो बढ़ जाता है, फिर अंडा तली पर ना के ऊपर को होता है, और अगर वो ऊपर नीचे हो भी रहा तली पर टकराएगा। तो इस पर क्या होता है कि ये बर्तन है, अगर इसमें नमक है तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा और अंडे और नींबू ऊपर तैरेंगे। चाहे अंडे डाल लो वो भी ऊपर तैरेंगे, और अगर नींबू डाल लो, अब जैसे इन्हें अंडे पसंद नहीं है तो नींबू का एग्जाम्पल दे दो कि भैया नींबू डाल लो, तो कहने का मतलब ये है कि तैरेंगे। और अगर नमक नहीं होगा तो नीचे, वो कह रहा है बारिश आ गई है, बारिश आ गई है, वो पहली बार बारिश का मज़ा ले रहा है। ये बहुत तेज़ काटता है बच्चों के, सातिर तरीके से जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नमक डालने पे उतरा जाते हैं। ओके, आगे बढ़े। मिरत सागर ज़्यादा नमक, एक जगह है जॉर्डन, इजराइल के पास में है जॉर्डन, वहाँ पे है मिरत सागर। क्या है? मिरत सागर। इजराइल, जॉर्डन, मिरत सागर। उस मिरत सागर में इतना घनत्व है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम, तो उसका घनत्व इतना अधिक है, अगर आप उसमें जाओ तो तैरना नहीं पड़ेगा, ऊपर ही उतराते रहोगे। अब जाना घर पे यूट्यूब पे करना मिरत सागर जॉर्डन, तो लोग उस पर ऐसे पड़े हुए मिलेंगे, ना हाथ पैर फैला, कुछ तैरना भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप अभी ज़मीन पर लेट जाओ, अब ऐसे खड़े होगे तो बैठ ही जाओगे, लेकिन अगर ऐसे पड़े होगे जैसे आप लेटते हो बेड में, तो डिक्टो वैसे ही चादर की तरह वो काम करे, क्योंकि उसमें नमक इतना है, उसका इतना घनत्व है कि वो आपको डूबने नहीं देता है। तो इसका नाम क्या है? मिरत सागर। 1 लीटर पानी में कितना है? मिरत सागर में हम तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हो, जैसे आराम से लेटे हो, जैसे आपने नींबू पे, नींबू मतलब नमक के पानी में नींबू को तैराया था। ठीक है, अब आ जाओ। डांडी यात्रा 1930 में अहमदाबाद से डांडी में समुद्र तट से हुई थी। ये डांडी यात्रा हुई क्यों थी? बताओ रचना। चक्कर में नमक के, तुम बात ऐसे बताओ, अभी तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई हो जाए और मैं पूछूं लड़ाई क्यों हुई, तो तुम मुझे ऐसे समझाओगी कि मुझे बिना किसी एफर्ट के समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ तुम अच्छे से क्यों नहीं समझा पा रहे हो? अपनी बात रखो आराम से। हाँ भाई तू बता। तो ये भी नहीं पता। और अरे तो गांधी डांडी यात्रा करी तो क्या कारण था नमक को लेकर? गांधी जी की फिर नमक मार दिया फेंक के क्या? और कोई तो कहानी रही होगी भाई, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो। हाँ, अगर तुम ऐसे कहो कि सर जी अंग्रेज़ों ने भारतीयों पे बहुत जुल्म करे, तो गांधी जी ने बहिष्कार कर दिया अंग्रेजी वस्तुओं का और कहा स्वदेशी, हम स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे, हम कोई भी अंग्रेजी चीज़ें नहीं अपनाएंगे। वो कभी चावल पर टैक्स बढ़ा देते थे, कभी खाने की चीज़ टैक्स बढ़ा देते थे, तो गांधी जी ने कहा हम रोटी नमक से खाएंगे, हम रोटी नमक से खाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामान को नहीं लेंगे। अंग्रेज खिसिया गए, बोले अच्छा नमक से रोटी खाओगे। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। तब गांधी जी को फिर उन्होंने उसका विरोध करा और विरोध करने की डांडी यात्रा करी, जो अहमदाबाद से डांडी तक हुई। समुद्र तट पे गए, नमक बनाया, वो कानून तोड़ा और उसको कानून को तोड़ दिया। अंग्रेज समझ चुके थे कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं गांधी जी को अगर समझाने खड़ा हो गया तो 2 घंटे क्लास तो ही हो जाएगी, इसलिए मैं बचना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा टॉपिकों से। इसके बाद मच्छर की दावत। अब कहानी सुना दो रचना। अब ये भी कह दो हमें नहीं पता मच्छर की दावत। बेटा जिस दिन से कोचिंग ख़त्म हुई थी उस दिन से आज तक तू अगर रटती ना केवल इसको, तो तेरा सीटेट तो 10 बार हो जाता। पर तूने करा क्या? अच्छा ये बता, तू घर पे रही, तूने क्या करा? पूरा कितना 1 साल हो गया होगा पिछली बार कोचिंग को अपनी? प्रियंका 1 साल हो गया होगा पिछली बार कोचिंग? 8 महीने? दिसंबर में हुआ था। दिसंबर जनवरी 9 महीने हो गए। अब अगर 9 महीने हो गए, अगर 9 महीने में ये लगातार इसको रटती रहती तो आज तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाता। पर 9 महीने में क्या किया? हाँ भाई अल्पना, 9 महीने क्या किया? हाँ ऐसे ही निकल गया, 9 महीने ऐसे निकल गए।
या कुछ नहीं किया? इससे पूछ इसने क्या किया? इसने सुपर टेट पढ़ा है। पूछ इसने क्या किया? इसने सुपर टेट पढ़ा। और तूने क्या किया? निकल गए। और इसने क्या पढ़ा? इसने इतिहास पढ़ा, इसने भूगोल पढ़ा, इसने पॉलिटी पढ़ा, इसने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इनने एनवायरनमेंट पढ़ा। और बताओ क्या पढ़ा? इनने संस्कृत पढ़ी, इसने हिंदी पढ़ी। और बताओ क्या पढ़ा? इसने करंट, अरे हाँ करंट पढ़ी। अब तुम्हारे कहाँ चले गए दिन? और कल को जब जॉब का नंबर आएगा तब किसका मामला नंबर 1 पे रहेगा? कुर्सी ले लो, कुर्सी वो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप तय करेंगे कि आपके समय का क्या होगा, आपके समय का क्या होगा। हाँ भाई, फिर आगे देखो, मच्छर की दावत पढ़ाएगी तरन्नुम? मच्छर की दावत ले, आजा पढ़ा ले, ले ले आजा, आना पढ़ाओ। लो, पढ़ाने में दिक्कत क्या है? पढ़ा लो, लो जल्दी पकड़ो। तो पढ़ाने में दिक्कत क्या है? आ जाओ, पढ़ाओ मच्छर की दावत। देख रहे हो, टीचिंग के नाम से ही हालत ख़राब हो जाती है। मच्छर की दावत में कहानी ये थी, एक व्यक्ति था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे भारत में। भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उनके पिता भी अंग्रेजी प्रशासन में थे इंडिया में, और उनका जगह था आगरा और सिकंदराबाद। तो मतलब पिता जो थे वो मतलब थे सेवा में थे, अंग्रेजी सेवा में। कहने मतलब अंग्रेज़ जो ब्रिटेन में रहते थे वही लोग इंडिया में आके शासन करते थे। तो इनके पिता जो थे रोनाल्ड रॉस के, वो किस में थे? प्रशासन में थे, अंग्रेज थे। रोनाल्ड रॉस भी अंग्रेज थे, उनके बेटे थे। ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय मौतें बहुत हो रही थी मलेरिया से, मलेरिया से मौतें बहुत हो रही थी। और कोई भी इस कारण को पता नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार मौतें क्यों हो रही हैं, वो रीज़न क्या है कि लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं। तो रोनाल्ड रॉस के जो प्रोफेसर थे, गुरु थे, उन्होंने एक बार कहा शायद मच्छर, शायद मच्छर। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं ना, उनकी थिंकिंग, मैं वही तो कहता हूँ, तुम 2 किताबें पढ़ के तो देखो ना, तुम्हारी साइकोलॉजी बदल जाए। 2 किताबें, अब तुम्हें टाइम ही नहीं है पन्ने खोलने का, तुम्हें टाइम ही नहीं है पढ़ने का। 2 किताबें उनके गुरु जो पढ़ते पढ़ते, जो प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, उनकी मेमोरी अलग तरीके से काम चलती है। उन्होंने कहा मुझे डाउट है, मुझे डाउट है, ये मच्छर का काम हो सकता है। सिग्नल दे दिया किसको? रोनाल्ड रॉस को। और फिर रोनाल्ड रॉस ने किसे बुलाया दावत पर? मच्छर कैसे बुलाया दावत पे? आओ, पहले कार्ड लेके गए होंगे, निमंत्रण कार्ड, और उसमें लिख के दिया होगा दावत मच्छर की। ये लो मैडम, निमंत्रण दिया जाता है। नहीं, मच्छर को निमंत्रण दिया गया, आओ। क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं, मच्छर को ब्लड कटवाने के लिए आया। तो ये क्या करते थे? रोगियों को पहले मच्छरदानी में डालते थे, फिर मच्छर को छोड़ते थे, मच्छर से उनको कटवाते थे। बहुत मेहनत करी पर कुछ भी नहीं मिला, बहुत परेशान हो गए। और क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो मच्छर की चीड़ फाड़ होती थी वो माइक्रोस्कोप में करनी पड़ती थी, बहुत बारीकी से माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता था, सूक्ष्मदर्शी में। तो गर्मी बहुत होती थी आगरा सिकंदराबाद में, पंखा चला नहीं सकते थे। और अंग्रेज आपने किया है प्रयोग किया मच्छर में तो आज ऐसा करना, मच्छर पकड़ के तो बड़ा गर्म, क्योंकि ये लोग जो थे वो बर्फीले स्थान के रहने वाले थे। अगर देखो तो ब्रिटेन की स्थिति क्या है? ध्रुवीय प्रदेश, मतलब जो शीत प्रदेशों में आता है। तो ये बड़ा गर्मी के साथ हो रहे थे, और कुल मिलाकर लास्ट में ये हिम्मत हार चुके थे। अचानक क्या हुआ, इन्होंने कुछ ऐसे मच्छर देखे जो थोड़े दूसरे मच्छर थोड़े अलग थे। उनके पेट पे धारियाँ थीं और हल्के से ब्राउन या भूरे टाइप के थे। उन्होंने उनको पकड़ा और उनके जैसी पेट का चीरफाड़ करी, उन्हें फिर मलेरिया के वाले जो कीड़ाणु थे वो मिल गए, और इन्होंने खोज कर ली, और जिसके कारण इन्हें नोबेल मिला गया चिकित्सा के क्षेत्र में। और किसकी खोज? मलेरिया की खोज, रोनाल्ड रॉस। तो वो ये कहानी है कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। मैंने बताया था मादा से क्यों? बेबी ब्लड प्रोटीन, क्लियर? फैलता है। इसको माइक्रोस्कोप में 1000 गुना तक देखा जा सकता है। सिनकोना पेड़ की छाल, जिसे लोग उबालकर छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल की क्या होती है? गोली। पहले सिनकोना छाल की दवा किसके काम आती है? मलेरिया के। तो पहले छाल को उबाल के काम में लेते थे, अब गोलियां बना के काम में ले रहे हैं। अब आगे आ जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रोनाल्ड रॉस वाला, तभी तो नाम पड़ा मच्छर की दावत। अंत में कुल मिला के खोज कर ली, कुल मिला के खोज कर ली। तो इस तरीके से
ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है कि एनीमिया। क्या है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी। पहले इस कॉन्सेप्ट को बताओ कि एनीमिया, खून की कमी, क्या मतलब है? एनीमिया बीमारी है जो खून की कमी से होता है। क्या क्या नुकसान होता है खून की कमी से? पढ़ाई में मन ना लगना, चीज़ें याद ना होना। तो ये कैसे कर काम करता है, ये सब सिस्टम कैसे चलता है? हाँ, महक कहाँ है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से होता क्या है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जाती है हमारे ब्लड में। अगर हीमोग्लोबिन या ब्लड ज़्यादा होता है तो वो लेके जाता है मस्तिष्क तक, और हमें ऑक्सीजन से क्या मिलता है? एनर्जी। ऑक्सीजन से क्या मिलता है? एनर्जी। तो वही बात कह रहे हैं, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो जो दिल्ली के स्कूल हैं उनमें बच्चों का क्या था? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उनके अंदर आलसीपन था, सुस्ती था। तो जांच कराया गया तो पता लगा कि उनका, हेलो, हाँ मैं पहला पीरियड मैं ले रहा हूँ, ठीक है, लास्ट का तुम ले लेना, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि वो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ रहा था, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, फुर्ती कम थी उनमें, चुस्ती भी कम थी, और समझने में क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। मतलब दिल्ली के स्कूल के बच्चे जो ना समझ पा रहे थे, उनके अंदर कमजोरी थी, उन्हें और क्या हो रहा था? उनकी तंदुरुस्ती पे असर पड़ रहा था, दिमागी तंदुरुस्ती पे असर पड़ रहा था। क्यों? खून की कमी थी। इसे कहते हैं एनीमिया। जितना अधिक ब्लड होता है उतने बढ़िया से आप काम कर पाते हो। क्लियर हो गया? तो वहाँ पे दिल्ली में बच्चों को टैबलेट दी गई आयरन की, तो इस प्रकार से वो ठीक हुए। मच्छर से मलेरिया, कौन कौन सी बीमारी होती हैं? अच्छा, मलेरिया की पहचान क्या है? झाड़ आ जाता है। क्या जाता है? आदमी कांपने लगता है। जैसे ही कांपो एक गिलास गर्म पानी पी लो। डेंगू में क्या होता है? प्लेटें गिर जाती हैं। प्लेटों का काम क्या होता है? जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को खाती हैं ना, जो उनको फाइट करती हैं, फाइट में जो मृत घोषित हो जाती हैं उनका भक्षण करती हैं। जे अब ये भी कुछ लोगों की समझ में आया होगा, कुछ की समझ में नहीं आया होगा। समझाओ इन्हें। ना ना आप समझाओ इन्हें, ये नहीं समझ में आया। जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो सेल्स होते हैं, एक होती है तो जनरली जो बीमारी होती है, आगे जो भी बीमारी होती है उनको लड़ने का काम करते हैं, तो वो उनमें कमी आ जाती है। मतलब ये होता है मैडम, जिस सेना होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बॉडी में, जैसे ही दुश्मन मतलब बीमारी वो बाहर से आती है, जो युद्ध लड़ते हैं उस बीमारी से। अब युद्ध में क्या होता है, जो या तो युद्ध में एक पार्टी की जीत होती है, अगर ये जीत गई तो आदमी बच गया, और अगर ये हार गई, बीमारी जीत गई, तो वो हम पे हावी हो जाती है। दोनों कंडीशन में कुछ सिपाही शहीद होते हैं, या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के। उन शहीदों को खाने के लिए प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटें, वरना वो भी शरीर सूजने लगेगा, बॉडी सूजने लगेगी, तो वो उसका भक्षण करती हैं ताकि जो शहीद हो गए उनको फिनिश किया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब अगला क्या है कि इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये चिकनगुनिया क्या होता है? वेरी गुड। इसमें जो हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियों के अंदर से दर्द होता है, फीवर और हड्डियों के अंदर से दर्द होता है। इसमें सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी क्या क्या करेंगे आप मच्छरों से बचने के लिए? नंबर 1, साफ सफाई, पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, और मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, और कॉइल जलाएंगे। अच्छा, पानी जो कहते हैं कि नाली में पानी अगर ठहरा हुआ है तो आप नाली का पानी कैसे बदलेंगे? मिट्टी का तेल डालने से, कोई तेल डालने से क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है कि जब वो पानी फैलता है, नाली का पानी होता है, उस पर जब तेल फैलता है तो ऑक्सीजन सप्लाई रोक देता है वो, और जो नीचे लार्वा तैयार हो रहा है मच्छर का, ऑक्सीजन अब वो मर जाता है। ये बोल्ट की तरह दिखाई देते हैं, अगर सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो बोल्ट जैसे बोल्ट होते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? हैंड, अरे आ तो गया। हैंडलेस से मच्छर जो है, हैंडलेस से मच्छर बोल्ट की तरह दिखाई देते हैं। बोल्ट कैसा होता है? ऐसा। कील बोल्ट बात तो एक ही है। हाँ, कौन सी मछली जो है मच्छरों को खाती है? गंबूजिया। एक मछली होती गंबूजिया।
अगर वो आप पालोगे या किसी तालाब में है तो मच्छरों के लार्वा को वो खा जाती है। नाम क्या है? गम्बूजिया। नोट कर लो, गम्बूजिया। गम्बूजिया, गम्बूजिया एक मछली होती है गम्बूजिया। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कौन सी मछली जो है मच्छर के लार्वे को खाती है? गम्बूजिया। और कोई खा सकती है मछली? यार देखो, और कोई मछली? ये किधर जा रहा है किसान? हाँ, ये मछली खा लेगी? क्यों रन्नू, कुछ तो अंदाज होगा तुझे? हाँ ठीक है। अगला देखो, मिट्टी के तेल से क्या होता है बता ही दिया, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। रोनाल्ड रॉस आ गया फिर से कॉन्सेप्ट, डॉक्टरी की पढ़ाई करी, मलेरिया से बहुत जाने लगी। एक बार डॉक्टर ने खून में जीवाणु अंदाज लगाया कि खून में जीवाणु हो सकते हैं। गुरु ने बताया कि मलेरिया शायद मच्छर से, रोनाल्ड रॉस मच्छर के ही पीछे पड़ गए। अब सोचो, पहले ऑपरेशन करते थे, ठीक है, अब वो चाहते तो पहले घर पे खाना खाते, फिर वो कहीं घूम के आते, फिर 1 घंटा मच्छर पे काम करते, पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी मच्छर को लेकर। तो कहीं जाकर तो मैं आज जाके आज मच्छर की दवा का इलाज मिला है, ठीक है। तो गुरु ने बताया, सिकंदराबाद बताया था, सिकंदराबाद में इनकी लैब थी। मच्छर को मारकर खोलना और उसके पेट में ताक झांक करना। कुर्सी ले लो, बैठ जाओ मैडम। उसके पेट में ताक झांक करना। कुछ ऐसे मच्छर थे इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। मच्छर के पेट में कीड़े जैसे मलेरिया थे और सबूत मिल गए। जैसे उस मच्छर को काटा, वो कीड़े मच्छर के पेट में मिल गए और सबूत मिल गया कि मलेरिया जो है वो किससे होता है? मच्छर से। और ये किसमें मलेरिया? इधर देखो, ये मलेरिया हाँ फैला देते हैं। अब आ जाओ नीचे, रोनाल्ड रॉस को क्या लिखा है? दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार मिल गया। और 1902 में मरते मरते वह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। रोनाल्ड रॉस को 2002 में चिकित्सा, ये 5 है, इन्होंने 2 बता दी तो मैं कह रही 2 कहाँ 2 में मिला है और तो 5 में मरते मरते भी वो यही बोले कि मैं कुछ खोज लूँगा, कुछ मैं पा लूँगा, ठीक है। ये लाइन इसी की डबल है, ट्राई करी गई। और कोई क्वेश्चन यहाँ से? ठीक है।